हाय बच्चे, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग सेट नंबर 24 का डिस्कशन स्टार्ट करेंगे और एनटीपीसी सेट नंबर 24 में देखिए क्या क्या प्रश्न है। देखिए पहला प्रश्न हम लोग चलते हैं साइंस के सेक्शन में। सूरा से शुद्ध अल्कोहल किस प्रक्रम से प्राप्त किया जा सकता है। तो सूरा से शुद्ध अल्कोहल प्राप्त करने के लिए हम लोग यूज करते हैं एक प्रक्रम जिसको बोलते हैं आसवन। क्या बोलेंगे? आसवन, डिस्टिलेशन बोलेंगे। क्या बोलेंगे? डिस्टिलेशन प्रक्रम द्वारा हम सूरा से शुद्ध अल्कोहल प्राप्त करते हैं। और ध्यान में रखिएगा कि ये जो प्रक्रम होता है इसको हम आसवन विधि बोलते हैं। कौन सा विधि बोलते हैं? आसवन विधि बोलते हैं। आसवन विधि होता क्या है बच्चे? तो आसवन विधि होता है जब, ठीक है, आपको किसी पदार्थ को हम गर्म करेंगे। क्या करेंगे? गर्म करेंगे और वो क्या होगा? आपको वाष्पित होगा, फिर पुनः संघनित करके हम एकत्रित करते जाते हैं। तो इस विधि को हम क्या कहेंगे? आसवन विधि कहेंगे। यानी ठीक है, आपको डिस्टिलेशन प्रोसेस में पहले हम वाष्पीकृत करते हैं पदार्थ को और पुनः ठीक है अलग अलग टेम्परेचर पर उसके घटक क्या होंगे? अलग अलग ठीक है होते जाएंगे। और इसी विधि को हम क्या कहेंगे? आपको डिस्टिलेशन या आसवन विधि कहते हैं। यहाँ वर्ड यूज हो रहा है शुद्ध अल्कोहल। तो शुद्ध अल्कोहल यानी एब्सोल्यूट अल्कोहल, 100% अल्कोहल को, इथाइल अल्कोहल को क्या कहा जाता है? शुद्ध अल्कोहल या एब्सोल्यूट अल्कोहल कहा जाता है। 100% इथाइल अल्कोहल को। क्रिस्टलन क्या होता है? तो जमाने की प्रक्रिया होती है। भंजन क्या होता है? तो ठीक है हवा की ठीक है कम मात्रा में किसी पदार्थ को गर्म करने की प्रक्रिया को हम भंजन कहते हैं। ऑक्सीकरण क्या होता है? ऑक्सीडेशन बोलते हैं बच्चे। ऑक्सीडेशन क्या होगा? तो ऑक्सीजन की संख्या में वृद्धि कर देना, हाइड्रोजन की संख्या में कमी कर देना, तत्व की परमाणु द्वारा इलेक्ट्रॉन का त्याग हो जाना, ये सारी विधियां जो होती है वो ऑक्सीकरण कहलाता है। तो ध्यान में रखना है इसको। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखते हैं क्या आपका है क्वेश्चन। कुछ समय तक खुले में रख दिए जाने पर दूध में खट्टापन आ जाता है, इसका कारण क्या होता है? तो बच्चे इसका मुख्य कारण होता है लैक्टिक अम्ल। क्या होता है? लैक्टिक अम्ल। अगर ठीक है आपको मक्खन खट्टा हो जाए, क्या हो जाए? मक्खन अगर खट्टा हो जाए तो मक्खन का खट्टा होना ये कहलाता है, क्या कहलाएगा बच्चे? मक्खन का खट्टा होना ये ब्यूटारिक एसिड की वजह से होता है, ब्यूटारिक अम्ल की वजह से होगा। और मैलिक एसिड ये सेब में पाया जाता है। किसमें पाया जाएगा? सेब में पाया जाएगा। जबकि साइट्रिक अम्ल जो है यह नींबू में पाया जाता है। किसमें पाया जाएगा? तो नींबू में पाया जाता है। कार्बनिक अम्ल कार्बनिक ड्रिंक्स में पाया जाता है और ये H2CO3 होता है। इसको कार्बनिक ड्रिंक्स या कार्बनिक अम्ल कहा जाता है बच्चे। तो आंसर हो जाएगा सी नंबर। क्या होगा? सी नंबर आंसर होगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। क्या कह रहा है कि कांच के फ्लास्क में भरे द्रव के द्रव्यमान को गर्म करने पर क्या होगा? तो कांच के फ्लास्क में द्रव भर दीजिए और उसको द्रव्यमान पर हम क्या करते हैं? गर्म करते हैं। तो फ्लास्क में द्रव का तल जो है तुरंत ही बढ़ना शुरू कर देगा। क्या फ्लास्क में द्रव का तल जो है तुरंत ही बढ़ना क्या कर देगा? शुरू कर देगा। क्योंकि आपको पता है कि आयतन जो है समानुपाती होता है तापमान के। आयतन किसके समानुपाती? तो तापमान का समानुपाती होता है। और यहाँ देखिए फ्लास्क में द्रव का तल पहले कुछ गिरेगा। हाँ ये देखिए ये हो गया, पहले कुछ गिरेगा, ठीक है, तत्पश्चात बढ़ना प्रारंभ करेगा। क्यों गिरेगा? तो बच्चे ये देखिए इस पे द्रव होता है, तो द्रव है, ये फ्लास्क में द्रव का तल तुरंत बढ़ना प्रारंभ नहीं करेगा। क्योंकि आपको मैं बता रहा हूं कि ऊपर में क्या होता है? कुछ जल के कण होते हैं। जल का कण वाष्पीकृत होगा, तुरंत वाष्पन शुरू हो जाएगा ऊपर से। जैसे ही गर्म करना शुरू करेंगे तो तल थोड़ा सा गिर जाएगा, पुनः क्या होगा? बढ़ेगा, इस वॉल्यूम प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर की वजह से। इसीलिए इसका आंसर हो जाएगा डी नंबर। क्या होगा? डी नंबर होगा। याद रखना है घनत्व बराबर क्या होता है? द्रव्यमान बटा आयतन होता है। अब अगर आयतन बढ़ेगा तो घनत्व का मान क्या होगा? घटेगा। याद रखिएगा बच्चे कि अगर ठीक है आपको दूध से मक्खन को निकाल लिया जाए, ठीक है, या क्रीम को निकाल लिया जाए तो उसका घनत्व क्या होता है? घट जाता है। घनत्व क्या होगा? घट जाएगा। चलिए घनत्व क्या होगा? बढ़ जाएगा बच्चे, ठीक है। यहाँ थोड़ा सा आपको मैं बता रहा हूँ, ये देखिए ये आपका द्रव है, ठीक है, ये दूध है आपका। तो दूध से मैंने क्या बताया कि मक्खन को निकालने से, मक्खन निकाल लीजिए ऊपर से, ठीक है, मक्खन निकाल लीजिए तो इसका देखिएगा आयतन हल्का सा क्या होगा? घट जाता है। तो आयतन घटेगा तो आपको पता है कि घनत्व बराबर क्या होता है? द्रव्यमान बटा आयतन। आयतन अगर घट गया तो घनत्व का मान क्या होगा? बढ़ जाएगा। तो बार बार ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि दूध से मक्खन अगर निकाल लिया जाए तो उसके घनत्व पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो उसका घनत्व बढ़ जाता है बच्चे। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। यहां देखिए सागर जल में सर्वाधिक ठीक है मात्रा में पाया जाने वाला ठीक है पदार्थ कौन होता है? तो बच्चे सागर जल में
सागर जल में, ध्यान दीजिएगा जरा, सागर जल में क्या क्या होगा। मैं बार बार आपको बताता हूं कि सागर जल में सबसे अधिक क्लोराइड आयन होता है, उसके बाद क्या होगा, सोडियम आयन होगा, उसके बाद क्या होगा, सल्फेट आयन होता है, SO4 2- होता है, उसके बाद क्या होता है, तो उसके बाद होगा बच्चे, तो यहां देखिए ठीक है, आपको मैग्नीशियम आयन होता है, Mg2+ आयन होता है, इसके बाद क्या होता है, तो कैल्शियम आयन होता है, और ये सोडियम और क्लोरीन दोनों आपस में मिलकर के सोडियम क्लोराइड बना लेता है और यह लवणीय बना देता है जल को। और ये NaCl क्या है, साधारण लवण है। कौन सा लवण है, साधारण लवण है। तो बच्चे ठीक है, आपको सागर जल में सर्वाधिक मात्रा में कौन सा लवण पाया जाएगा, तो साधारण लवण पाया जाता है। कौन सा लवण पाया जाता है, तो साधारण लवण यानी सोडियम क्लोराइड पाया जाता है, और ये साधारण लवण है, साधारण लवण है। बार बार ये पूछा जाता है। रेत क्या होता है बच्चे, तो ये सिलिका ऑक्साइड होता है, SiO2, और ये देखिए कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 होता है। पोटेशियम क्लोराइड तो KCl होगा बच्चे। तो कैल्शियम कार्बोनेट को हम संगमरमर भी कहते हैं। सिलिका ऑक्साइड, पृथ्वी पर पाया जाने वाला सबसे अधिक मात्रा में खनिज कौन होगा, तो सिलिका ऑक्साइड होता है बच्चे। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को, क्या कह रहा है। प्रोड्यूसर गैस रासायनिक रूप से निर्मित होते हैं, तो प्रोड्यूसर गैस तो कार्बन मोनोऑक्साइड और ठीक है नाइट्रोजन से बने होते हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड और नाइट्रोजन से बने होते हैं, ध्यान में रखिएगा। कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन से बने गैस को हम वाटर गैस कहते हैं, यानी जल गैस कहेंगे, वाटर गैस या जल गैस कहा जाएगा, या इसको हम भाप अंगार गैस भी कहते हैं। यहां पर जो है ये भाप अंगार गैस हो गया। बायोगैस किसका बनता है, तो बायोगैस मीथेन ठीक है और कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन सल्फाइड से बने हुए मिश्रण होते हैं। जबकि एलपीजी क्या होता है बच्चे, ये बायोगैस हो गया। एलपीजी क्या होगा, तो एलपीजी जो होता है बच्चे वो क्या होता है, एलपीजी लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस होगा। और ये किसका बना होता है, तो ये बना होता है नॉर्मल ब्यूटेन और आइसोब्यूटेन का, नॉर्मल ब्यूटेन और आइसोब्यूटेन के बने होते हैं, तो ध्यान में रखिएगा इसको। तो एलपीजी नॉर्मल ब्यूटेन आइसोब्यूटेन ठीक है, प्रोड्यूसर गैस CON2, वाटर गैस CO+H2, बायोगैस मीथेन कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन सल्फाइड के बने होते हैं। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को, क्या कह रहा है आपका। ठीक है, लक्षद्वीप समूह में प्रवाल भित्तियों, ये मेरा नहीं है बच्चे ठीक है। यहां देखिए सीधे हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलिए ये देखिए, रेलवे प्लेटफॉर्म के किनारे पर खड़े बालक के सामने तेज गति से रेलगाड़ी के गुजरने पर बालक क्या होगा, तो बच्चे जैसे ही रेलवे प्लेटफॉर्म पर तेज गति से गाड़ी गुजरेगा तो क्या होगा, अचानक वायु का दाब वहां पर बहुत अधिक हो जाएगा, जिससे ठीक है आपको गाड़ी की ओर या उससे दूर गिर सकता है, जो गाड़ी की चाल पर निर्भर करेगा। ध्यान में रखिएगा, यह क्या होगा, तो गाड़ी की ओर गिर जाएगा, क्योंकि आपको गाड़ी की ओर गिर सकता है, क्योंकि ये देखिए इधर नहीं होगा, गाड़ी से दूर या निकट नहीं, गाड़ी अपनी ओर खींच लेगा। क्यों भाई, ये मान लीजिए कि पटरी है और अचानक ट्रेन इस पर से गुजर रहा है, ट्रेन गुजर रहा है, यहाँ खड़ा हुआ है बच्चा, तो क्या करेगा कि ये गुजर रहा है, तो यहाँ क्या होगा कि गति बढ़ गई, गति रेलगाड़ी की गति अधिक है, तो गति जब अधिक है तो यहाँ पर दाब का मान क्या होगा, घट जाएगा, जिससे आपको दाब के घटने की वजह से यहाँ पर जो लड़का जो खड़ा है यहाँ पर दाब का मान क्या होगा, बढ़ जाएगा, जिसके कारण यह ठीक है दाब के कम होने के कारण हवा इसको किधर की ओर खींचेगा, अपनी ओर खींच लेगा, रेलगाड़ी अपनी ओर खींच लेगा, इसीलिए गाड़ी की ओर गिर सकता है। कहां दाब का मान अधिक होगा, तो दाब का मान अधिक हो जाएगा रेलगाड़ी से दूर यानी बच्चे के पास, और दाब का मान कम हो जाएगा रेलगाड़ी के पास, इसलिए कम दाब की वजह से ठीक है उच्च दाब से निम्न दाब की ओर भागेगा, जिसके कारण वह रेलगाड़ी क्या करेगा, बच्चे को अपनी ओर खींच लेगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। टेलीविजन के सिग्नल एक निश्चित दूरी से के आगे के स्थानों पर साधारणतः नहीं प्राप्त हो सकते हैं, क्योंकि आपको पता है कि पृथ्वी आपका क्या है, तो स्फेरिकल शेप है, और मान लीजिए यहाँ लगा हुआ है क्या, एंटीना लगा हुआ है, तो ये वक्राकार है, जिसके कारण आपका सिग्नल जो है दूर तक प्रवाहित नहीं होगा, तो पृथ्वी की वक्रता के कारण सिग्नल वहां नहीं पहुंच सकता है। तो आंसर हो जाएगा क्या, डी नंबर हो जाएगा। ध्यान में रखिएगा कि हम लोग ठीक है टेलीविजन रिमोट कंट्रोल में हम लोग यूज करते हैं किसका, तो टेलीविजन रिमोट कंट्रोल में हम आपको अवरक्त किरणों का प्रयोग करते हैं, लेकिन टेलीविजन प्रसारण में रेडियो वेव्स का उपयोग किया जाता है। बच्चे किसका करेंगे, तो रेडियो वेव्स का उपयोग किया जाता है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को।
वर्षा की बूंद गोल होने का कारण क्या है? तो बच्चे आपको बार बार मैं बताता हूं कि वर्षा की बूंदें इसीलिए गोलाकार है, वह पृष्ठ तनाव के कारण। पृष्ठ तनाव के कारण बल बटा क्या हुआ? ठीक है, लंबाई ऊपर गुना कर दीजिए एल, नीचे गुना कर दीजिए एल, ये क्या हो गया? तो पृष्ठ ऊर्जा सरफेस एनर्जी बटा क्षेत्रफल, यानी ठीक है आपको द्रव बूंदें अपने आकार को न्यूनतम जबकि पृष्ठ ऊर्जा को महत्तम करने का प्रयास करता है। ठीक है, इसी गुण को हम पृष्ठ तनाव कहते हैं। याद रखिए, वर्षा की बूंदों का गोलाकार होना, जल की बूंदों का गोलाकार होना, और ठीक है जल की बूंदों का गोलाकार होना, वर्षा की बूंदों का गोलाकार होना। फिर देखिए, ठीक है आपको गर्म सूप का स्वादिष्ट लगना। फिर देखिए, जल में केरोसिन तेल डालने पर आपको क्या हो जाना? पृष्ठ तनाव का घट जाना। ये सब गुण जो है वो पृष्ठ तनाव का होता है। तो वर्षा की बूंदों का गोलाकार होना, जल की बूंदों का गोलाकार होना, या आपको पारा की बूंदों का गोलाकार होना, द्रव बूंदों का गोलाकार होना, ये सभी गुण हो गया पृष्ठ तनाव के कारण होगा, सरफेस टेंशन के कारण होगा। और जल की श्यानता क्या होती है बच्चे? तो द्रव की परतें एक दूसरे के गति का विरोध करती है, इस गुण को हम श्यानता कहते हैं। वायु घर्षण, घर्षण क्या होता है? तो घर्षण जो है वो दो वस्तुओं के संपर्क तल पर लगता है जो एक दूसरे के गति का क्या करता है? विरोध करता है। इसी गुण को हम क्या कहते हैं? तो घर्षण बल कहते हैं बच्चे। चलिए आगे बढ़ते हैं। जल की छोटी बूंदों पर प्रकाश के डैश से इंद्रधनुष बनती है। तो आपको पता है कि जल की छोटी बूंदों द्वारा प्रकाश, आपको पता है कि जब प्रकाश की किरणें जल बूंदों पर, वायु में लटके जल बूंदों पर पड़ती है तो उसका अपवर्तन होगा, पूर्णांतरिक परावर्तन होगा और अंत में वर्ण विक्षेपण होगा, जिसके कारण 7 रंगों की विभिन्न परतों का निर्माण होता है। और इसे ही हम क्या कहते हैं? इंद्रधनुष कहते हैं। नीचे बैगनी, ऊपर लाल प्राप्त होता है। मध्य में, ठीक है, आपको इंद्रधनुष के मध्य में हरा रंग प्राप्त होता है। तो याद रखना है, अपवर्तन एवं पूर्णांतरिक परावर्तन के कारण यह घटना होती है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। किसी व्यक्ति द्वारा अपना पूर्ण प्रतिबिंब देखने हेतु समतल दर्पण की न्यूनतम लंबाई क्या होती है? देखिए, कोई भी व्यक्ति अपना पूर्ण प्रतिबिंब अगर देखेगा तो समतल दर्पण का जो आकार होता है वह वस्तु के आकार की आधी होनी चाहिए। ठीक है, व्यक्ति की लंबाई की आधी होनी चाहिए, ध्यान में रखिएगा, व्यक्ति की लंबाई की आधी होनी चाहिए, तभी वो पूर्ण प्रतिबिंब देख सकता है। किसी व्यक्ति द्वारा अपना पूर्ण प्रतिबिंब देखने के लिए समतल दर्पण की न्यूनतम लंबाई व्यक्ति की लंबाई की आधी होनी चाहिए। समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब कैसा होगा? तो सीधा होता है बच्चे। फिर कैसा होता है? आभासी होता है बच्चे। सीधा होगा, आभासी होगा, वस्तु के बराबर होता है, वस्तु के बराबर आकार का होता है, वस्तु के बराबर आकार का, और दर्पण के पीछे बनता है, और दर्पण के पीछे बनेगा उतना ही सामने जितना सामने वस्तु रहती है। इसीलिए व्यक्ति की लंबाई की आधी होनी चाहिए। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को, क्या कह रहा है आपका। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, कहां पर है आपका प्रश्न। तो बच्चे ये देखिए, और बढ़ते हैं थोड़ा सा आगे हम लोग। यहां देखिए, तो ये देखिए 25, 26, 27, हाँ ये देखिए, वायरस द्वारा मनुष्य में निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी होती है? तो बच्चे इन्फ्लुएंजा होता है। इन्फ्लुएंजा, ठीक है, वायरस द्वारा होने वाली बीमारी है इन्फ्लुएंजा, ठीक है, और इन्फ्लुएंजा ही वायरस की वजह से होता है। हैजा बैक्टीरिया के कारण होता है। मलेरिया प्रोटोजोआ के कारण होता है। याद रखिएगा, मलेरिया किसके कारण? प्रोटोजोआ के कारण होता है। पेचिस, इसको अमीबियसिस भी कहते हैं, और ये भी प्रोटोजोआ के कारण ही होता है बच्चे। तो ध्यान रखिएगा, वायरस के कारण होने वाला रोग कौन हो गया? तो इन्फ्लुएंजा रोग जो है वह वायरस के कारण होता है, और इन्फ्लुएंजा ही वायरस होगा। देखिए, बहुत सारे रोग वायरस के कारण होते हैं, जैसे एड्स वायरस के कारण होगा, पहली बात। दूसरी बात क्या है कि पॉलीमिलाइटिस यानी पोलियो जो है, ठीक है, आपको वायरस के कारण होगा, पोलियो वायरस के कारण होता है। फिर देखते हैं, ठीक है, बहुत सारे रोग जो है आपको वायरस के कारण होता है, और बैक्टीरिया के कारण भी बहुत सारा रोग होता है, जैसे टाइफाइड, जैसे टीवी। ठीक है, टीवी के लिए हम लोग जो टेस्ट का प्रयोग करते हैं उसको मोन्टेक्स टेस्ट कहते हैं। जैसे टाइफाइड के लिए अगर टेस्ट करेंगे हम लोग कि टाइफाइड है या नहीं है, तो उसको विडाल टेस्ट कहा जाता है। एलिजा, एड्स का जो टेस्ट होता है उसको एलिजा टेस्ट कहा जाता है। एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट ऐसे कहते हैं बच्चे। तो आंसर हो गया ए नंबर इसका। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्या है हमारा क्वेश्चन। वह कौन से प्रथम वैज्ञानिक थे जिन्होंने तंबाकू की पत्ती से के वायरस को पृथक किया था? तो ये वैज्ञानिक का नाम इवानोव्स्की है बच्चे। कौन है? इवानोव्स्की है। इन्होंने, ठीक है, टीएमवी, टोबैको मोजाइक वायरस, यानी तंबाकू के पत्ती से एक वायरस को, ठीक है, आपको बाहर निकाला था, जिसका नाम है टीएमवी वायरस, टोबैको मोजाइक वायरस कहा जाता है इसको, टोबैको मोजाइक वायरस कहा जाता है। बाद में स्टेनले ने वायरस को क्रिस्टलाइज किया था। बाद में स्टेनले ने क्या किया था? वायरस को क्रिस्टलाइज किया था। याद रखिएगा कि वायरस का अध्ययन वायरोलॉजी कहलाता है। वायरस जो होता है वह वो
प्रोटीन और न्यूक्लिक एसिड का बना होता है, प्रोटीन और न्यूक्लिक एसिड का बच्चे बना होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। टाइफाइड के संक्रमण में बचाव का सर्वाधिक सुगम उपाय क्या है? तो बच्चे टाइफाइड के, ठीक है, टाइफाइड के बचने के लिए सबसे सुगम उपाय बस एक ही होता है, क्या करना? तो बच्चे आपको बार बार पता होगा कि हम लोग टीकाकृत करवाते हैं, क्या करते हैं, कराते हैं, टीका लगाते हैं। टाइफाइड के लिए हम लोग क्या करेंगे? टीका लगवाते हैं, जिससे क्या होगा? वैक्सीन का प्रयोग हम लोग करते हैं, जिससे आपको वैक्सीनेशन कर देने की वजह से किसी भी प्रकार के टाइफाइड रोग के होने की संभावना कम हो जाएगी। तो ये बातें ध्यान में रखनी है आपको। क्या करेंगे? टीकाकृत होना होता है। जनरली आपको जल जनित रोग है, आपको क्या है? टाइफाइड जो है क्या है? जल जनित रोग है। टाइफाइड के टेस्ट के लिए अभी तुरंत मैंने बताया था कि विडाल टेस्ट का प्रयोग करते हैं, विडाल टेस्ट का प्रयोग करते हैं। सैल्मोनेला टाइफी के द्वारा, ठीक है, आपको क्या होता है? टाइफाइड रोग होता है। और यह जो है टाइफाइड, यह छोटी आंत को प्रभावित करता है बच्चे। कौन सा आंत को? छोटी आंत को प्रभावित करेगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। 5 वर्ष की आयु में किसी बच्चे में कितने दांत होते हैं? तो जनरल देखिए मिल्क टीथ कहा जाता है, मिल्क टीथ की संख्या 20 होती है। और आपको पता होगा कि इक पीएम, ये 4 दांत हो गए बच्चे, इक पीएम। यहां देखिए इक मतलब क्या हुआ? इंसीजर, सी मतलब क्या हुआ? कैनाइन, प्री मतलब क्या हुआ? प्रीमोलर यानी अग्र चवर्णक, एम मतलब क्या हुआ? तो मोलर हो गया। कैनाइन तो बोलते इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर और मोलर हो गया। तो ठीक है, कृंतक, रदंतक, अग्र चवर्णक और चवर्णक दांत होता है। और 2102 ये हो गया बच्चों का। तो ये देखिए कुल मिलाकर के क्या हो गया? आपको 20 दांत होते हैं। ये चाइल्ड, इसको मिल्क टीथ कहा जाता है। लेकिन अगर एडल्ट होगा तो एडल्ट का जो दंत सूत्र होता है वो बदल जाएगा, 21-23 हो जाता है, गुना 4 कर दीजिए तो ये 32 हो जाएगा बच्चे। तो ध्यान में रखना है इसको, 21-23 यानी 32 हो गया दांत। कुल दांतों की संख्या कितनी? 32 हो जाएगी। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। पित्त कहाँ बनता है? तो पित्त बनता है यकृत में। और एकत्रित कहाँ होगा? तो पित्ताशय में। याद रखिएगा, पित्ताशय में केवल क्या होगा? ये एकत्रित होता है पित्ताशय में। और ठीक है, पित्त बनता है। पित्त जो है आपको पता होगा, आपको ये क्षारीय प्रकृति का होता है और ये ठीक है वसा के पायसीकरण में उपयोगी होता है। छोटी आंत, भोजन का सर्वाधिक पाचन कहाँ होता है? छोटी आंत में होगा बच्चे। और यहीं पर ठीक है भोजन का अवशोषण भी होता है। फेफड़ा की बात करें, फेफड़ा, तो फेफड़ा जो होता है ये देखिए, ये फेफड़ा है आपका। फेफड़े में क्या पाया जाता है? तो ये एल्वियोली पाया जाएगा। क्या पाया जाएगा? एल्वियोली। और ये क्या करता है कि रक्त में ऑक्सीजन को मिश्रित करने का कार्य करता है। रक्त में ऑक्सीजन को कौन मिश्रित करेगा? तो एल्वियोली मिश्रित करता है। और यहां से ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है पूरे शरीर में फैलता है। तो ध्यान में रखना है बच्चे इसको। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। फोटोग्राफ के प्लेटों को काले कागज से क्यों ढका जाता है? देखिए इतना प्रकाश सेंसिटिव होता है, ठीक है। देखिए फोटोग्राफिक प्लेट पर लगा होता है क्या? सिल्वर ब्रोमाइड, AgBr लगा होगा। और ये इतना सेंसिटिव होता है बच्चे कि ठीक है प्रकाश में आने के तुरंत बाद यह क्या करेगा? आपको ऑक्सीकृत हो जाता है, जिसके कारण क्या होगा? आपको ये आयन में बदल जाता है। तो प्लेट पर फैला सिल्वर ब्रोमाइड प्रकाश के प्रति अत्यंत संवेदनशील होता है और काला कागज प्रकाश से संपर्क को रोकता है। तो आंसर हो जाएगा ए नंबर। क्या होगा? ए नंबर आंसर होगा। याद रखिएगा कि जब फोटोग्राफी प्लेट में फोटो खींच लिया जाता है तब उसको हम हाइपोबिलियन में धोते हैं, Na2S2O3 में धोया जाता है। वो इसको बोलते हैं हाइपोबिलियन में धोया जाता है। उसके बाद क्या होता है कि जो सिल्वर ब्रोमाइड अपघटित नहीं होता है वो इसको अपघटित करने का प्रयास करता है और फिर जाकर के नेगेटिव पॉजिटिव में बदल जाता है। तो ये बातें याद रखनी है आपको। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। डेसिबल होता है, तो एक ध्वनि स्तर का मापन हमको डेसिबल कहलाता है। याद रखिएगा बच्चे, डेसिबल। डेसिबल क्या होगा? तो डेसिबल होता है एक बेल। बेल क्या होता है? ध्वनि की तीव्रता का ठीक है अधिकतम मात्रक होता है। एक बेल बराबर कितना डेसिबल होगा? तो एक बेल बराबर 10 डेसिबल होता है बच्चे, ध्यान में रखिएगा। एक बेल बराबर कितना डेसिबल? 10 डेसिबल। ध्वनि की तीव्रता का असाई मात्रक जो होता है बच्चे वो क्या होगा? तो माइक्रोवाट पर मीटर स्क्वायर, माइक्रोवाट पर मीटर स्क्वायर होता है। ध्यान में रखना है इसको। अब देखिए डेसिबल के द्वारा ध्वनि स्तर को मापेंगे। आपको पता होनी चाहिए कि मैक्सिमम जो ध्वनि का स्तर होता है मनुष्य सुन सकता है, अच्छे से उसमें रह सकता है, वो 85 डेसिबल है। इससे ऊपर की ध्वनि मनुष्य के लिए बहुत अधिक हानिकारक होता है, जो आपके मन मस्तिष्क पर क्या करेगा? प्रभाव डालेगा। तो बच्चे एक ध्वनि स्तर का मापन होगा डेसिबल। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। पृथ्वी के केंद्र पर अत्यधिक तापमान के बावजूद भी आंतरिक कोर पिघली हुई अवस्था में नहीं है, क्योंकि देखिए पृथ्वी के केंद्र पर अत्यधिक मात्रा में
ठीक है, अत्यधिक मात्रा में तापमान है, आपको पता है 30,000 डिग्री सेल्सियस है। लेकिन चूंकि दाब यहाँ इतना ज़्यादा है, यहाँ पर क्या है, दाब चूंकि ये नीफे है, क्या है, निकेल और फेरस होता है, और दाब चूंकि इतना ज़्यादा है कि वो टेम्परेचर क्या होगा, आपको वो बरकरार रखता है। केंद्र पर अति दाब चट्टानों के गलन बिंदु को बढ़ा देता है। ध्यान में रखिएगा, अत्याधिक दाब वहां पाया जाता है। ठीक है, यहाँ 30,000 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर होता है, लेकिन चूंकि इतना दाब अधिक होता है कि वो गलन बिंदु को, चट्टानों के गलन बिंदु को क्या कर देगा, बढ़ा देता है, जिसके कारण वह ठोस की अवस्था में पाया जाता है। चलिए बच्चे, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। खगोलीय एकक क्या होता है? तो देखिए, सूर्य और पृथ्वी के बीच की औसत दूरी को, सूर्य के केंद्र बिंदु तथा पृथ्वी के केंद्र बिंदु के बीच की औसत दूरी को हम खगोलीय एकक कहते हैं। ये देखिए, ये क्या है, ये पृथ्वी है। सूर्य और पृथ्वी के बीच की औसत दूरी को हम खगोलीय एकक कहते हैं। और इसका मात्रक क्या होगा बच्चे? तो आपको पता है, एक खगोलीय मात्रक, एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट बराबर होता है 1.496 × 10⁻11 मीटर होता है बच्चे, या इसको बोलते हैं 150 मिलियन किलोमीटर भी होगा, 150 मिलियन किलोमीटर होता है। तो पृथ्वी एवं सूर्य के मध्य औसत दूरी को हम खगोलीय एकक कहते हैं। क्या कहेंगे? खगोलीय एकक कहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहां देख लीजिए क्या कह रहा है। जब एक वस्तु को 90 डिग्री के कोण पर झुकी हुई दो समतल दर्पणों के मध्य रखा जाता है तो निर्मित प्रतिबिंबों की संख्या कितनी होगी? ये देखिए, 90 डिग्री के बीच रख रहे हैं, तो बच्चे आपको पता होनी चाहिए कि दो समतल दर्पणों के बीच रखे वस्तु का प्रतिबिंब जो है कितना बनेगा। तो n बराबर होता है 300 बोलते हैं थीटा बटे 360 डिग्री बटा थीटा, 360 डिग्री बटा थीटा होता है ये। और ये क्या हो जाएगा आपको, 360 डिग्री बटा क्या कर दीजिए, 90 कर दीजिए, ये कर लीजिए 4 हो गया। लेकिन आपको पता है कि यदि यह सम संख्या होगा तो इसमें से एक क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, यानी 3 प्रतिबिंब का निर्माण होगा। आंसर हो गया 3। यदि यहाँ क्या होगा, आपको विषम संख्या प्राप्त होता तो सीधे हम क्या कर देते, प्रतिबिंबों की संख्या उतनी ही होती। तो आंसर हो जाएगा बी नंबर। चलिए, एकदम याद रखना है इन सब चीजों को। आगे देखते हैं बच्चे। तो ये आपका सेशन आज खत्म हो गया। बच्चे, आप अपना खूब ख्याल रखिए, अच्छे से पढ़ाई कीजिए। एनटीपीसी के निरंतर जो है वो एग्ज़ाम हो रहे हैं। ठीक है, 3rd फेज़ का भी आपको डेट शीट दे दिया है, शायद आप लोग का उसमें होगा। तो बच्चे मेहनत कीजिए और सफलता आपके कदमों को चूमेगी। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।